से करता चला आया हूं, या फिर ट्रंप का जो एजेंडा है इजराइल के लिए वही सेट होगा। अब आज फिर हमारे साथ बेंगलोर से लाइव हो रहे हैं अमरीश मिश्रा। अमरीश मिश्रा इस महीने की शुरुआत में तेहरान में थे, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वो अटेंड कर रहे थे जिसमें मिलिट्री के तमाम लीडर्स से ईरान के उनकी मुलाकात हुई, यहाँ तक कि वो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से भी मिले, कई संपादकों से भी मिले। आप कह सकते हैं कि अमरीश मिश्रा ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना, रशिया और अमेरिका, इसको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। हिंदी में बात करते हैं, हिंदुस्तानी में बात करते हैं और आसानी से चीज़ों को समझाते हैं। अमरीश मिश्रा को मुझे लगता है सुनना ज़रूरी है। अमरीश जी, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकी पर धमकी, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और आज उन्होंने फिर दोहराया कि ईरान के पास समय कम है, समय ईरान के हाथ से निकल रहा है, जल्दी से न्यूक्लियर डील पर साइन करें और अगर साइन नहीं हुए तो फिर हमला तो होकर रहेगा। यानी हमले की, स्ट्राइक की सीधी धमकी अभी भी दे रहे हैं। और उधर मैं देख रहा हूं कि ईरान पीछे हटने की जगह, डायलॉग करने की जगह, ईरान में जो मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट है वो और बढ़ता चला जा रहा है। 2000 मिसाइल, अभी तक डेटा आ रहा था कि 2000 हाइपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर पे तैनात है। ताजा डेटा कह रहा है कि 3000 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर्स पर तैनात है ईरान के। इसका मतलब क्या, अली खामनाई ने तय कर लिया है कि भाई जंग तो अब लड़नी ही लड़नी है? देखिए, अली खामनेई जो, या इमाम खामनेई जो गए जमकरान मस्जिद, वहां उन्होंने एक तरह का रेजोल्यूशन लिया। और आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद दीन को मानता हूं, मतलब एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण होने के नाते, वो जो एक कॉल होता है, वो जो एक कसम खाई जाती है अपने दीन को हाँ, एक लेकर, रिलीजियस मोटिवेशन कह लीजिए आप, एक, हाँ, अल्टीमेट एक उससे, मोटिवेशन। जी, और वो उससे उससे बड़ी चीज तो कोई होती नहीं दुनिया में। वो उस तरीके का जो ये रिजॉल्व लेके ये आए हैं, और उसके बाद जैसे आपने बताया कि 2000 से 3000 मिसाइल तैनात हो गई हैं। अब ये तो जो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो तो और भयंकर है। वो तो ये है कि ओके, 10,000 से, जी, 10,000 से 20,000, 30,000, उनके पास मिसाइल्स की इतनी वेराइटीज हैं। अगर आप पूरा टेबल देखिए, सो दे हैव एटलीस्ट 27 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। ओ माय 27 गॉड, अलग अलग तरह की, 27 तरीके की मिसाइलें हैं। 27 तरह की। और रेंजिंग फ्रॉम, एक चीज और, रेंजिंग फ्रॉम 300, मतलब जो 300 किलोमीटर की मार कर सकती हैं, वहां से लेकर, मतलब 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पे चल सकती हैं, वहां से लेकर 15,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार, ओ माय ये गॉड। रेंज। तो रेंज आप देखिए, मतलब पास जो टारगेट है वो भी गया और दूर का भी गया, और एक साथ भी वो मार सकते हैं। उन्हें ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें ये चीज की थी। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे लगा आपसे बेहतर कोई जानकारी नहीं दे पाएगा क्योंकि आप ईरान में वहाँ के मिलिट्री लीडर से भी मिले हैं। अ, देखिए, मिसाइल की जहाँ तक बात है तो ये एक फैक्ट है कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो तो चीन के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं, दुनिया में मतलब बहुतों के पास नहीं है, जो टॉप आप कह सकते हैं मिलिट्री कंट्रीज हैं। तो मिसाइल तो बहुत भयानक है उसके पास, लेकिन क्या चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, चाइना का जो डाटा प्रोसेसिंग है, चाइना का जो सैटेलाइट लाइव ट्रैकिंग है कि अगर कोई जहाज अमेरिका का उड़ा, चाइना ने उसको तुरंत लाइव जो है उसके डेटा को प्रोसेस करके और आगे बढ़ा दिया, क्या चाइना की जो बैकिंग है इस मिसाइल की क्षमता को 10 गुना ज्यादा कर देती है? और कहीं ना कहीं इजराइल इसी से घबराया हुआ है और थोड़ा सा समय ट्रंप भी ले रहे हैं। चाइना इज अ बिग देखिए, फैक्टर सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देखिए क्या है, चाइना ने अभी कम से कम 2000 उसके सैटेलाइट्स चाइना के अभी ऑर्बिट कर रहे हैं। उसके बाद 2 लाख सैटेलाइट्स उतारने की भी बात है। ओ माय और गॉड। आप सोचिए, जी, और रशिया के करीब 3,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। अमेरिका के कुल मिला के 8,000 सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और बाकी नेटो कंट्रीज का कोई खास उसमें योगदान नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि जो हमें भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे पे भी जो हमको दिखाई पड़ा था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है कि जैसे अगर कोई मिसाइल चली
तो वो अपने टारगेट को जो नहीं, जो टारगेट विजिबल नहीं है, उसको वो लॉक करके उस तरफ चली जाएगी। ओके वो ओके। बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, बीवीआर। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज जो टेक्नोलॉजी है, ये ईरान को चाइना ने दी है। ये एक हो गया। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जब उधर से कोई मिसाइल फायर हो तो उसको, उसका डेटा प्रोसेस करके एयर डिफेंस सिस्टम को रिले करना, ये सैटेलाइट का काम है। और और ये ये काम यहां चाइना कर पर रहा है ईरान के लिए। ये काम चाइना कर रहा है ईरान के लिए। तो ओ माय अब आप गॉड। बताओ, ये एक तरह की, तो इस समय देखिए युद्ध ईरान अकेले नहीं लड़ा है, ये बात अब उभर के सामने आ गई है। नहीं ये तो इसका रशा क्या चाहे। मतलब, इसका मतलब क्या है कि ईरान का कंपैरिजन हम इराक से ना करें, हम बाकी मुल्कों से ना करें जिसके साथ हाल फिलहाल में एक तरह से सीना जोरी अमेरिका ने की है। क्या ईरान से लड़ना, ईरान से भिड़ना अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा है? आपको लगता है ये जंग जो है लंबी खिंचेगी और इस जंग में ईरान 2-4 दिन में निपटने वाला नहीं है, बल्कि निपटाने की भी हैसियत है, कम से कम इजराइल को निपटा देगा? मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जंग एक तरफा नहीं है? मैं ये कह रहा हूं वाकई जंग होगी ये। एक तरफा तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये साफ हो रहा है कि अमेरिका अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा है। अमेरिका, उसके ईरान के पीछे चाइना और रशिया है। ये बात देखिए काफी साफ हो गई है इधर के दिनों में। अभी 1 और 2 फरवरी को क्या होने जा रहा है, 2026, नेवल एक्सरसाइजेस, और वो भी लाइव फायर। लाइव ओके। फायर नेवल, जी, लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस, चाइना, रशिया, ईरान, और स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में 400 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान में इब्राहिम लिंकन खड़ा है। इब्राहिम लिंकन के साथ 4-4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी खड़े हैं। उसके, उनके सामने आप लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब ये युद्ध का ऐलान नहीं तो क्या है, इसको अगर अभी भी अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया तो ये तो अमेरिका की हार होगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और तुम बैठे हुए। जी जी, नहीं बड़ी बात आपने अमरीश जी कही। दोस्तों, अमरीश जी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जहां पर अमेरिका का सबसे घातक, सबसे खौफनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है, पोजीशन ले रखी ओमान के पास, उससे 300-400 किलोमीटर दूर अ, आने वाली 1 या 2 फरवरी में ईरान एक्सरसाइज करने जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है, आप मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हैं, चाइना और रूस के साथ। आप सोचिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका के वॉरशिप से कुछ दूरी पर ईरान, चाइना और रशिया भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे एक चैलेंज मैं कहूंगा दिया जा रहा है अमेरिका बिल्कुल, को, यह दिखाया जा रहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं। 100%। और इसमें देखिए क्या है कि एक बात और है कि जिस तरीके से जिस हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो देखिए, एक तो वेपन सिस्टम में उसका क्या रोल होता है वो भी हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, ईरान ने एक फायर वॉल बना लिया है चाइना की मदद से। फायर वॉल मतलब कि ईरान में आज अगर आप चाहें, आप फोन नहीं कर सकते किसी को। आज अगर आप नहीं कर सकते। मतलब वो अलग कोई इंटरनेट से कॉल, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकती। इंटरनेट से, हालांकि व्हाट्सएप से आप मैंने कॉल नहीं कर सकते। कुछ समय आप पहले, कुछ समय पहले, बल्कि अमरीश जी शायद आप जब ईरान में थे आपसे भी उस वक्त बात हुई थी, जी, और मैंने कुछ इंटरव्यूज भी लिए। अली खामनाई के जो प्रेस एडवाइजर थे, पिछली बार दोस्तों मैंने उनका इंटरव्यू लिया, आप मेरी टाइमलाइन में देख सकते हैं। तब शायद इंटरनेट कनेक्शन था, मैं हाँ, दिल्ली से लाइव उनके साथ जुड़ा था तेहरान। आप कह रहे हैं कि अब ये बातचीत मुमकिन नहीं है? अब बातचीत मुमकिन ही नहीं है जब तक वो नहीं चाहेंगे। देखिए अच्छा, बहुत सी, वो जब चाहेंगे बिल्कुल, तभी जब जब वो ईरान। चाहेंगे तब, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग, क्या हम कहें उसको, एक वर्चुअल वर्ल्ड अलग बना लिया है। और ये ओके। दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। देखिए चाइना, रशिया इसी तरफ बढ़ रहे थे, और उनको ईरान इस मुद्दे से और ज्यादा फास्ट ट्रैक अपने सारी टेक्नोलॉजी को, मूव्स को फास्ट ट्रैक करने का एक मौका मिल गया उनको, कि वो एक चाहते हैं कि अमेरिका के पैरेलल हमारा सब कुछ अलग हो। हमारी मतलब हमारी साइट्स अलग हो। जो साइट्स हमारे यहाँ खुलती है, अमेरिका क्या नहीं खुल सके। जो सिस्टम हमारे यहाँ खुलते हैं, अमेरिका क्या नहीं खुल खुल सके। यूट्यूब, ट्विटर, जो भी, जी आपको तो समझ बहुत गया। छोटी, बहुत छोटी मतलब चीजें। एक चीज मैं और समझ रहा हूँ अमरीश भाई आपकी बातचीत से, क्योंकि आपकी लगातार आप अरबिक मीडिया के भी टच में हैं। आप ये कह रहे हैं कि जंग भले ही ईरान में हो रही है,
जंग ईरान और देखा जाए तो इसराइल के बीच में ही है। लोकल दो अपोनेंट्स हैं। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, चाइना रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, और चाइना अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है। आप ये कह रहे हैं उसकी एक तरह बिल्कुल। से उसका इम्तिहान ले रहा है, जो उसने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, खासकर सैटेलाइट ट्रैकिंग वगैरह। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दीपक जी, क्या हो रहा है दुनिया में इसका। एक जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो यहाँ पर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो मान लीजिए कोई संस्था है हमारी एनआईए, वो प्लांट करती है कोई अपना आदमी और इनकरेज करती है कि वहां से हमला हो, ताकि यहां से भी हम टेस्ट कर सके हमारे पास जो है वो क्या है। अब आप सोचिए, यही एक दूसरी परिस्थिति कॉन्टेक्स्ट में एकदम जियोपॉलिटिकल लेवल पे अमेरिका भी ये चाह रहा है कि चाइना रशिया के पास क्या है वो बाहर तो आए, और वो ओके, भी चाह। जी जी, बहुत मतलब बड़ा जंग गेम के है। बहाने सब अपने अपने पत्ते खोलें, आप ये कहना चाह रहे हैं। समझ गया मैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस ठीक। प्रक्रिया में इजराइल सैक्रिफाइस हो जाए अमेरिका को, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक। अमरीश जी, एक और बड़ा सवाल है। ये आपने बताया कि ठीक है, चाइना अपने पत्ते कैसे खोलेगा, रशिया जो है अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स किस तरह से दिखाता है। अमरीश जी, ये बात आपकी सही है कि चाइना हो, रशिया हो या अमेरिका हो, एक दूसरे की टोह लेंगे इस जंग के बहाने। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सऊदी अरब डेस्परेट है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं जंग रुक जाए किसी भी कीमत में, कुवैत और अ, कतर और ओमान भी चाहते हैं भाई जंग रुके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो पुतिन से बात कर रहा है कि भाई किसी तरह से आप दखल दीजिए, समझाइए साहब, और हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं जंग ना हो। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये जो अरबिक लॉबी है जो गोद में बैठी हुई है ट्रम्प के, क्या ट्रम्प इनकी बात मानेंगे, या अब ये सिलसिला काफी आगे निकल चुका है? दीपक जी, ये सिलसिला बहुत आगे निकल चुका है, और अब देखिए ट्रंप को भी ये बात समझ में आ गई है, और ट्रंप भी इसके लिए वो उनके पीछे जो पूरी जो अमेरिका की डिफेंस लॉबी है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो भी ये चाहता है कि कुछ इस तरह की जंग हो। और उसमें कोई सैक्रिफाइस होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें वो लोग चाहते हैं जंग हो, क्योंकि बिना जंग के वो नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि पहले मैंने कहा। इसलिए दुनिया दुनिया का देखिए नक्शा, ये जंग बदल सकती है, और इसके लिए लोग तैयार हैं दोनों तरफ से। इस तरह की परिस्थिति तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं आई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अचानक हिटलर ने हमला किया था, बहुत सारी एलाइड फोर्सेस आप जानते हैं 2 साल तक तो हारती रही थी। उसके बाद जब सोवियत रशिया पे अटैक, वो सोवियत रशिया भी शुरू में हारा, फिर उसने रिकूप किया अपने को और फिर हिटलर को पीछे ढकेला। इस बार तो दोनों की तैयारी बराबर है, और ये कई कई सालों से इसी चीज की तैयारी हो रही। अब आप सोचिए। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि ये अगर जंग होती है तो अमेरिका के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो ये है, उनका जो राजनीतिक मकसद है, सियासी मकसद की अली खामनाई की निज़ाम को बदल दें, दूसरा निज़ाम लाएं, लेकिन जो मिलिट्री उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करेंगे, ईरान की जो फौज है, उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उसके जो मिसाइल साइंटिस्ट हैं, उसके जो सेना के बड़े फौजी अफसर हैं, ये सब स्ट्राइक पर होंगे, इन पर निशाना साधा जाएगा, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा देखिए, अमेरिका का? इसमें 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 दीपक जी अभी क्या है, मॉडर्न वॉर्स का जो सिनारियो उभर रहा है, इसराइल ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कुछ रखे थे, वो पूरे नहीं हुए। हमास अभी तक है, सारी चीजें हैं, फिर भी इसराइल कहता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब यहां मुझे लगता है कि ईरान पे अभी ट्रंप ये चाहते हैं मैक्सिमम डैमेज हो। अब वो उसमें आईआरजीसी के लोग मारे जाएं, अली खामनेई मारे जाएं, बच जाएं, वो कुछ और वो मैक्सिमम डैमेज चाहता है कि वो दुनिया को ये दिखाए कि हमने देखो इतने खतरनाक सिस्टम और रशिया और चाइना को भेद के हमने इतना नुकसान हमने ईरान का कर दिया। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि वो रिजीम चेंज चाहता है, वो ये चाहता है वो चाहता, अभी वो सब दूर है। सबसे पहले ट्रंप ये दिखाना चाहता है कि हम वर्ल्ड स्केल पे ऑपरेट करके एक मिनी वर्ल्ड वॉर हम लड़ सकते हैं। अमेरिका लड़ेगा और लड़ सकता है, और अमेरिका इसमें
बर्बाद भी किसी देश को कर सकता है, ये दिखाना चाहता है ट्रम्प। अब इसमें सफल होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, आपने कहा कि अपनी ताकत का इजहार करना चाहता है दुनिया के आगे अमेरिका, क्योंकि बाकी जो डील्स हैं, ग्रीनलैंड जैसी डील्स हैं, वो उसके हाथ में आ जाए, लैटिन अमेरिका हाथ में आ जाए, कोलंबिया हाथ में आ जाए, दुनिया की बाकी ताकतें सजदा करें ट्रम्प के आगे। ये ट्रम्प चाहते हैं कि ऐसी ताकत दिखाओ कि दुनिया झुक जाए। ठीक है, वो ट्रम्प का एक सपना भी हो सकता है, ट्रम्प की एक जिद भी हो सकती है। लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, अली खामनाई के निज़ाम को, जो निज़ाम 46 साल में बनाया अली खामनाई और अयातोली खामनी ने, क्या इस निज़ाम का कोई विकल्प है इस वक्त? अगर इस सत्ता को हटाएं तो क्या दूसरी सत्ता, जैसे मान लीजिए मोदी जी हटते हैं तो राहुल गांधी बेताब हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं, या जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हटे तो मायावती आ गई। क्या इस वक्त ईरान में कोई विकल्प आपको दिखता है अली खामनाई का, या देर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प है नहीं फिलहाल? कि अली खामनेई कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ओके, विचारधारा, एक आइडियोलॉजी और एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए वो सिस्टम, वो निजाम ईरान से नहीं हट सकता, क्योंकि ईरान की जो धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना है उसमें वो सिस्टम बसा ओके, हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं अली खामनेई अगर किनारे भी होते हैं तो दूसरे अली खामनेई 2 आ जाएंगे, अली खामनेई 3 आ जाएंगे, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। उनकी जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो सुप्रीम लीडर को चुनती है, 80 लोगों की, वो किसी दूसरे को चुन लेंगे। क्या असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में आपको पता है कि कौन एग्जैक्टली कहां कहां है? आप सबको मार देंगे तो फिर वो नए आ जाएंगे। देखिए, वहां का जो सिस्टम है, वहां का सिस्टम ऐसा है कि, और जिस मैं और ये सर, जो लेकिन सबसे रजा शाह पहलवी जो कहते हैं कि साहब मैं क्राउन प्रिंस हूँ ईरान का, और अ, ट्रम्प भी कभी कभी इशारा करते हैं कि भाई रजा पहलवी जो है इनको बैठा दिया जाएगा, तो क्या ये नहीं, पॉसिबल है या सिर्फ ये सपने हैं ये? ये तो देखिए एक हास्यास्पद चीज है, क्योंकि रजा पहलवी को अगर ट्रम्प बैठाना होता तो मिल तो लेते उनसे। अगर इतना बड़ा चेंज वाकई ट्रम्प उसके बारे में सीरियस हैं, तो एक बार मिल तो लेते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मिल लेंगे हम, ऐसा वो। तो ये देखिए, रजा पहलवी को तो एक उसकी तरह यूज किया जा रहा है, जो प्रतीक के बहुत, तौर पे। हाँ, प्रतीक के तौर पे। और प्रतीक के तौर पे भी क्या मतलब, प्रोपगेंडा, जो बहुत लो लेवल का प्रोपगेंडा होता है, वो भी जरूरी होता है। तो उसके उसके उस लेवल के लिए रजा पहलवी को यूज किया जा रहा है। कोई सीरियसनेस उनको कुछ बनाने की नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो ये ढूंढेंगे कि जो इमाम खामनेई है, उनके पैरेलल जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जो सिस्टम है प्रेसिडेंट का और मिनिस्टर्स का, और ये उसमें से कोई क्या टूट सकता है। लेकिन उन लोगों के पास पावर नहीं है वहां। जो रियल ओके, मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर है, वो सुप्रीम लीडर के पास। सबसे ओके। इंपॉर्टेंट ये है। बड़ी कुछ बातें कही अमरीश मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि एक तो नंबर एक तो ये है कि अली खामनाई जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक इमाम नहीं है। वहाँ पर वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं जो 46 साल से बनाई गई। और इस व्यवस्था सिस्टम को चेंज करना ये ट्रम्प के बस की बात नहीं। यानी खामनाई है या नहीं है, कोई और खामनाई आएगा, उसके पीछे कोई और आएगा, ये इनका कहना है अमरीश जी का। तो निज़ाम को बदलना जो है, सिस्टम को बदलना इज़ नॉट वेरी इजी। दूसरी चीज़ इन्होंने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट आज है, कि चाइना और रशिया पहली बार इस जंग के गर्म माहौल के बीच में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक उस जगह पर जहां से कुछ दूरी पर अमेरिका का सबसे खौफनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम खड़ा है। और ये जो एक्सरसाइज दोनों तरफ से हो रही है, ये कहीं चिंगारी भड़का सकती है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि अली खामनाई ने जब से वो होली मॉस्क में गए वहाँ पर, उसके बाद आए और फिर जो तैयारी की, 3000 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। और इन मिसाइलों के पीछे चाइना की सैटेलाइट डेटा टेक्नोलॉजी है। तब ट्रम्प भी इसका एहसास करोगे। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस प्रोग्राम में, खुलकर बातें हुई, इनसाइट आपने एक व्यू रखा। मुझे लगता है बहुत कम दुनिया में लोग होंगे जो आसानी से अपनी ज़बान में इन सब चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में सामने रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।